गुड इवनिंग। पिछले बार हम क्रियाविधि पढ़ रहे थे। क्रियाविधि क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, सब किसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कहानी। अभी किसके द्वारा लिखा गया है, तो मंडू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। तो मंडू भंडारी का चरित्र है जिसके बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। मंडू भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुर जिला में हुआ। भानपुर जिला मध्य सोवर मध्य प्रदेश में हुआ। मंडू भंडारी का जन्म कब हुआ, 1931 में भानपुर जिला सोवर मध्य प्रदेश में हुआ था। परंतु उनकी इंटर तक की ये शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर से। और उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा का कहाँ तक हुआ था, राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में। अध्यापक कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। आज के बाद एमए वो किए। एमए करने के बाद दिल्ली में वो जाके एमए किया। और एमए करने के बाद वो अब वहीं पर फिर स्वतंत्र पूर्वक अपना मतलब राइटिंग लिखना चालू किए थे। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की ये प्रमुख हस्ताक्षर मंडू भंडारी की ये प्रमुख रचना है। एक प्लेट शिला में हार गई, यही सच है। त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोजन उपन्यास, ये सब क्या है, जिनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिक के लिए ये पट्ट कथाएं में भी लिखी है। उनकी साहित्य उपलब्धियां के लिए ये इंडिया अकेडमी के शिखर सम्मान सहित उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा प्रदेश कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के ये पुरस्कार शामिल है। आज में क्या क्या शामिल है, इसके अलावा भी उनके पुरस्कार में ये सब शामिल है। मंडू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास हो, उनमें से भाषा और शिल्प के साथ तथा प्रामाणिक अनुभूति नहीं मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूति को या भी व्यक्ति भी देखी जा रही है। और उनकी जो रचनाओं से है स्त्री मन की भी जो अभिव्यक्ति है उसे भी देखी जा रही है। ये था मैं उसका चरित्र जो था मंडू भंडारी के बारे में ये बताया गया। और मंडू भंडारी के बारे में बताया गया हम लोग पढ़ लिया। हम लोग देखते हैं कि लेसन है हमारा एक कहानी, यह भी उसको देखते हैं क्या है लेसन में, क्या स्टोरी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब तो मध्य प्रदेश के भागलपुर गांव में थे, लेकिन मेरी याद का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिले मकान से, जिनकी ऊपरी मंजिले में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरे पुस्तक पत्रिका और अखबार के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। और उनका जन्म तो उनका मध्य प्रदेश में होता। और उनका जो लेकिन उनके जो याद का सिलसिला जो शुरू हुआ था, जो यादगार जो सिलसिला शुरू होता है वो कहाँ से चालू होता है, वो अजमेर से चालू होता है, अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। और उनके जो पिताजी एक साम्राज्य था। और वो किसका साम्राज्य था, उनका मतलब पिताजी का साम्राज्य बोला जाए कि उनका पिताजी का घर द्वार था, जहाँ वे निहायत ढंग से फैली बिखरी हुई थी। वहाँ मतलब वहाँ न्याय मतलब वहाँ बहुत फैली रहा करते थे। आप वह पुस्तकों और पत्रिकाओं और अखबारों के पीछे या तो वो कुछ पढ़ते थे, या पुस्तक अखबार या कुछ तो पढ़ते रहते थे, या फिर वो क्या करते थे, कुछ डिक्टेशन दे देते रहते थे। मतलब बोला जाए कि कुछ अखबार से कुछ वर्ड लिखे, मतलब डिक्टेशन टाइप का वो करते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनी के साथ रहते थे। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिता जी की आज्ञाओं का पालन
पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, ये सम्मान था, नाम था। और इंदौर से पहले वो उसके पिताजी कहाँ थे? अजमेर से पहले उनके पिताजी इंदौर में थे, और जहाँ उनकी बहुत प्रतिष्ठा भी था, मतलब उनका सिर्फ सम्मान नहीं, वहाँ मतलब उनका सब इज्जत था, वहाँ नाम था कि ये अच्छा आदमी है, इस तरह करके उनका नाम था। हाँ, तो इंदौर में उनका इस तरह नाम था। और कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में ये भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के भी केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-10 विद्यार्थियों को वो अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें किसी के कई तो बाद में ऊंचे और दो पर पहुंचे। ये उन्हें कुछ हाल ही के दिन थे, और उन दिनों उनके दरियादिल के चर्चे ये भी कम नहीं है। अब वो क्या बोला गया कि अब क्या कि शिक्षा के लिए केवल उपदेश ही नहीं देता, वो शिक्षा के लिए जो था वो मतलब किसी उपदेश नहीं देते, मैं कोई शिक्षा को दे रहे तो मतलब शिक्षा का उपदेश नहीं देते, वो मतलब और भी जो नॉलेज होता है वो भी दिया करते थे। बल्कि उन दिनों 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है। अब वो क्या मतलब बल्कि वो शिक्षा बोलना है, सीखा जा रहा है कि शिक्षा का वो उद्देश्य भी नहीं देते थे, बल्कि वो 8-10 विद्यार्थियों को घर बुला के वो पढ़ाया भी करते थे। और जिनमें से कई तो भारत में ऊंचे औहदे पर पहुंचा। और इसके बाद क्या हुआ कि मतलब उन जितना 8-10 को पढ़ाए थे, उसमें से कुछ तो वो बहुत आगे बहुत ऊंचे में पहुंच गए। ये उनकी खुशहाली एक ही दिन की। और ये भी क्या मतलब कोई शिक्षा मतलब पढ़ाया जा रहा है तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट ऊपर तक पहुंच जा रहा है, शिक्षक को भी सब खुशी मिलता है। वही बोला जाए कि ये जब वो ऊंचे तक पहुंच गए थे, ये उनके खुशहाली के दिन आ गए थे, यही खुशहाली के। और उन दिनों तक उनकी ये दरियादिल के चर्चे भी कम नहीं था। और उन दिन उनके जो दरियादिल मतलब उनका जो दरियादिल था, उनका ये चर्चा कम नहीं था, और चर्चा हो ही रहा था उनका। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी और बेहद क्रोधी और अहंवादी। एक तरफ वो सहनशील और दूसरी और क्रोधी आदमी भी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना देखा, तब तो इन गुणों के भग्नावशेष को देखी दो पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक इकट्ठी के कारण इंदौर से अजमेर आ गया था, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और वो हौसले में अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विश्व व्यापार के अधूरे कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला सब कुछ था। और क्या बोला गया कि एक बहुत बड़े आर्थिक इकट्ठे गया, मतलब वहाँ पे इकट्ठा के कारण वो कहाँ से इंदौर से अजमेर आ गए, इंदौर छोड़ अजमेर आ गए थे। और जहाँ उन्होंने अपने अकेले बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी को सब कुछ एक अधूरे काम को आगे बढ़ाया, और अकेले अपने बलबूते पे वो अंग्रेजी और हिंदी का जो भाषा थे उसे और भी मतलब अच्छे ढंग से वो अपने लैंग्वेज को किया, जो अपनी तरह से पहला और अकेला सब कुछ, और जो अपनी तरह जो सबसे पहला सब कुछ था। इसमें उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत ही दिए, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने नहीं उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी में आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका उन्हें इस बात की अनुभूति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विश्व व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए।
और क्या बोला गया कि उनका जो सिक्योरिटी आर्थिक जो थे, आर्थिक स्थिति थी, उनका जो सिक्योरिटी आर्थिक स्थिति थी, उसके कारण जो आर्थिक विस्फोट के कारण जो आर्थिक मतलब उनका जो आगे मतलब जो अन्य जो उनका जो कमजोरी था, मतलब कुछ सब आदमी कुछ कमजोरी होती है, उनका भी कुछ जो कमजोरी था, उनका जो कुछ कमजोरी था, उसके कारण आर्थिक विस्फोट उनका उन्हें मैं इस बात तक की अनुमति नहीं देते थे, और इस बात तक की अनुमति नहीं देते थे कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदारी बनाए, और इसका मुझे उद्देश्य नहीं देता था कि वो अपने बच्चों को भी भागीदारी का उद्देश्य ना बनाए। नवाबी आदत में अधूरी नवाबी आदत में अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते में चले जाने की यातना या क्रोध बनकर हमेशा माँ को प्राप्ति धराती रहती थी। क्या बोला गया कि नवाबी आदतें में जो थी ये अधूरी महान कथाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद, जैसे मतलब तो बोला जाएगा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यात्रा और क्रोध बन कर हमेशा माँ को प्राप्ति तटराते रहते थे, और उनकी माँ की प्राप्ति तटराते रहते थे कि अपनों के हाथ विश्वास सिखाते कि जाने कैसे गहरी छोटे होने की होगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में उनका शक्ति बना दिया था कि जब तक हम लोग उनकी चपेट में आते ही रहते। और क्या बोला गया कि जब उनका जो वे दिनों ने आठ मिलकर सबका जो विश्वास कर लिया, वो जो आठ मिलकर हमारे पिता को भी ये बाद में दिनों में इनका शक्ति बना दिया जाता, और उनके बाद में दिनों में शक्ति बना दिया था कि जब हम लोग की उनकी चपेट में आते नहीं रहते थे। और पर ये प्रीत गाथा में इसलिए नहीं गा रही कि मुझे ये उनको गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो वो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने की बुद्धि हुई है। और क्या बोला गया कि यह प्रीत गा रहा है, मैं ये बोला ही जा रहा है कि जो प्रीत गाथा इसलिए नहीं गा रही, मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे गौरव गान करना है, इसलिए वो प्रीत गाथा नहीं गा रही थी, गौरव गान करना है। अब बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ, बल्कि वो तो यह देखना चाहती थी कि उनके में व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने माने के में बुद्धि हुई है। और वो बल्कि वो तो यह देखना चाहती है कि मैं उनके जो व्यक्तित्व की खूबी है, उनके व्यक्तित्व का जो खूबी है वो खामियां मेरे के व्यक्तित्व के ताने माने में बुद्धि हुई है। यह कि अनजाने चाहे कि उन्हें व्यवहार ने मेरे में भीतर किन ग्रंथियां को जन्म दे दिया, और उनके जो व्यवहार है उनकी ग्रंथि उनकी किन ग्रंथियां में उनको जन्म दे दिया, उनका जो व्यवहार और क्या जब हो गया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। क्या बोल रही कि मैं काली हूँ, मतलब उनका जो कलर था वो मतलब वो उनका डाउन था, वो क्या बोले कि बचपन में वो दुबली और मरियल भी थी, मतलब क्या बोले कि मतलब जो हड्डी जो पतली होती है वो पूरा पतली थी। एक गोरा रंग पिताजी की एक कमजोरी थी, ऐसो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी एक खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन
सुशिया हसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं कि क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथियां पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उसके बर नहीं पाए। क्या बुलाया गया कि जो उसके पिताजी की कमजोरी थी कि वो बचपन में ही उसके पिताजी के ये कमजोरी था। जो बचपन में मुझे 2 साल बड़ी एक खूब गोरी स्वस्थ और हसमुख बहन सुशीला से हर बात से तुलना की और फिर उसकी मैं प्रशंसा नहीं। और जो उस बचपन में उसके मतलब पिताजी का कमजोरी था, उसकी बड़ी बहन उसकी तुलना करना, उसकी बड़ी बहन जो 2 साल बड़ी बहन थी उसे तुलना करना। और फिर क्या मैं मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथियां पैदा नहीं करनी और उसके जो मन में जो है उसके मन में उसके हीन भाव की ग्रंथियां पैदा नहीं कर दिया गया था। और सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक मैं उसके उबर नहीं पाया। और सम्मान प्रतिष्ठा पाने के बाद भी वो आज तक वो उसके उबर नहीं पाई। आज ये परीक्षा करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लिखी में उपलब्धियां का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट नहीं जाती, बल्कि एक गढ़ने को हो जाती है। अब क्या पता कि आज भी जो वो परिचित करने वाले जो समय थे वो आज भी जो परिचित करने वाले समय थे वो जब कोई ये कुछ विशेषता लगाकर जब वो विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय बल्दिया का जिक्र करते थे, मतलब उसके जो मित्र थे लेखनिया थे उसका जब जिक्र होता था तब उसका मैं संकोच में सिमट जाता था। तो वो संकोच में मतलब क्या, मतलब वो हल्का टेंशन में आ जाती थी कि वो संकोच में सिमट ही नहीं जाती, मतलब क्या बोला कि संकोच में सिमट ही नहीं जाती बल्कि एक गढ़ने को हो जाती थी। शायद अचेतक कि किसी पर पत्र के नीचे दबी इसी में हीन भावना के चलते में या अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाते। यह सब कुछ मुझे तुकता ही लगता। पिताजी के जिस शक्ति में ये स्वभाव पर मैं भी बनना जाती थी। आज एक अपने खंडित विशेषताओं की व्यवस्था के नीचे मुझे उनके ये शक्ति व्यवस्था की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपने के हाथों में विश्वासघात है कि एक गहरी व्यवस्था की उपजा आ सके। होश संभाले कि मैं बात नहीं जिस पिताजी के किसी न किसी में बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूप में मुझे है। आज क्या बोला कि होश संभालने के बाद क्या हुआ कि होश संभालने पिताजी ने उसकी किसी न किसी बात पर उसे अटक्का हो जाती, मतलब किसी न किसी बात पर बासाबासी हो ही जाते थे। मतलब क्या जब मंडी बनाने का होश संभाल लिया था उसके बाद कहीं कुंठाओं के रूप में कहीं में ये प्रतिक्रियाओं के रूप में या तो कहीं में प्रतिछाया के रूप में कहीं क्या तो कहीं कुंठाओं के रूप में बात हो जाती थी, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में या कहीं प्रतिछाया के रूप में उसे टक्कर हो ही जाती, मतलब बासाबासी हो ही जाती थी, कोई बात पे हो ही जाता था। केवल भारी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले को क्या सचमुच इस बात पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि उनका आसान अमित अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठे रहा है।
क्या बोला कि वो जो केवल जो बाहरी में था वो मतलब केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर, केवल बाहरी जो भिन्नता के आधार पर देखा गया कि अपनी ये परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाली को जो वो क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इस बात जो ऐसा नहीं होता है कि उनका जो आसन अभी अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठे रहते थे, उनका किस कदर जो जड़ जमाए बैठे रहते हैं। समय का परिवार भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थिति का दबाव भले ही हमारे रूप में बदल दे, हमें पूरी तरह उसे मुक्त हो नहीं, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सका। क्या बोला कि समय का जो प्रभाव मतलब समय का जो ढाल है वो उसकी दिशा को किसी की तरह बढ़ा ले जाए, स्थिति का दबाव भले में ही हमारे रूप में और स्थिति के दबाव भले उसके रूप में हो, और वो हमें पूरी तरह उसके मुक्ति को ही नहीं कर सका, उसकी तरह पूरी मुक्ति को ही नहीं कर पा रहा। हम लोग आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसका आगे क्या है वो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज जैसा कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये किसके द्वारा पाठ लिखा हुआ है, कौन लिखा, जैसे ये पाठ का नाम क्या है, मंडू। एक कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मंडू के भंडारी के द्वारा। ये बात आपको याद करना है हर लेसन का। आप लोग जैसे आगे में ही हम लोग को दिया हुआ था विषय क्रम से ही हम लोग ये चीज याद कर लिए कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। और जैसा कि अभी ज्यादा और समय घातक होता जा रहा है, जैसे सर बोल रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पे ही रहिए और घर पे ही सभी सुरक्षित रहिए। आज डेली माता पिता को भी प्रणाम, सुबह उठते प्रणाम कहते हैं। थैंक यू।